का उद्देश्य सेवा रूरल झगड़िया द्वारा प्रस्थापित शिष्टाचारों के आधार पर आंखों के ऑपरेशन थिएटर में कार्यरत सभी लोगों की सहायता करना है। हर अस्पताल को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने लिए ऐसे शिष्टाचार का गठन करना चाहिए जिससे ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद सफाई कर्म करने के लिए आवश्यक उचित समय अवधि मिले और इसको मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन सत्र की समय अवधि और एक सर्जन एक दिन में अधिकतम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं यह तय करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद की संक्रमणकारी 3 महत्वपूर्ण वजह क्रमानुसार इस तरह हैं: स्पर्शजन्य सीधे संपर्क से, स्टरिलाइजेशन में निष्फलता, पर्यावरणीय घटक। ऑपरेशन कक्ष का नक्शा। जीवाणु रहितता की शुरुआत भौतिक नक्शे से होती है और किसी भी हालात में इस मुद्दे की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ऑपरेशन कक्ष के प्रमुख परिक्षेत्र इस तरह हैं: आउटर जोन, स्वागत कक्ष, यहाँ पर सभी व्यक्तियों का आना जाना रहता है। क्लीन जोन, इसके अंतर्गत जहाँ कपड़े बदले जाते हैं और जहाँ से स्थानांतरण किया जाता है ऐसे विस्तारों का समावेश होता है। एसेप्टिक जोन, हाथ धोने की जगह, गाउन पहनने की जगह और जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है इन जगहों का एसेप्टिक जोन के तहत समावेश होता है। डिस्पोजल जोन, इस्तेमाल किए गए लिनन को यहाँ रखा जाता है और डिस्पोजेबल चीज़ों को अलग करके यहीं से ही निपटाया जाता है। स्टराइल और अनस्टराइल विस्तारों को अलग करके रखना चाहिए। यदि हवा का दबाव ऑपरेशन थिएटर के अंदर ज़्यादा नहीं रखा गया हो तो एयर लॉक उपलब्ध करवाना चाहिए और एयर कर्टेन लगाना उचित रहेगा। स्क्रब स्टाफ, स्टराइल आइटम्स और सर्कुलेटिंग स्टाफ, अनस्टराइल आइटम्स, मरीजों के लिए अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए। निम्नतम जोड़ के साथ ऑपरेशन कक्ष की सभी दीवारों पे नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी साइज की टाइल्स लगाएं और पत्थर की फर्श बनाएं। 1 घंटे में कम से कम 15 बार हवा का आवागमन फिल्टर में से हो पाए, इस वजह से स्प्लिट एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। सेंट्रल एसी की सुविधा अधिक बेहतर मानी जाती है। एयर क्लीनर ऑपरेशन कक्ष के अंदर ऑपरेशन के दौरान चालू रखने से स्टरिलिटी की गुणवत्ता बेहतर बनाई जा सकती है। ह्यूमिडिटी को 50 से 60% के बीच बनाए रखने हेतु डीह्यूमिडिफायर का उपयोग करना उचित रहता है। मरीज की पूर्व तैयारी। मरीज को पानी और साबुन का इस्तेमाल करके वार्ड के अंदर ही अपना मुंह ठीक से धोने के लिए कहा जाता है। स्नान करना ज़्यादा उचित रहता है। ऑपरेशन कक्ष में पहनने के लिए स्वच्छ कपड़े, जूते और टोपी मरीज को देने चाहिए। आईलैशेस काटने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन करने से एक दिन पहले 10% पोविडॉन आयोडीन का सॉल्यूशन आईब्रो और आईलैशेस पर लगाना चाहिए और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हर 1 घंटे में एक बार आंखों में डालना चाहिए। कर्मचारी गण की पूर्व तैयारी। ऑपरेशन कक्ष के लिए आवश्यक पोशाक के लिए सूचित आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाना आवश्यक है। कैप और मास्क पहनने से पहले पानी का इस्तेमाल करके हाथ धोना आवश्यक है। बालों को ऑपरेशन के स्थान के ऊपर गिरने से रोकने हेतु बालों को कैप से पूर्णतया ढकना आवश्यक है। मास्क पहनने से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के दौरान निकलते हुए जीवाणु कमरे की हवा में कम फैलते हैं। छानने की उच्च गुणवत्ता युक्त डिस्पोजेबल मास्क का इस्तेमाल करने से 98% रक्षण मिलता है, तुलना में कपड़े से बने हुए मास्क का इस्तेमाल करने से सिर्फ 40% रक्षण मिलता है। ब्लॉक एरिया। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का उपयोग करके अच्छे तरीके से ट्रॉली की सफाई करनी चाहिए। ट्रॉली के ऊपर ज़रूरी एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, सिरिंजें, नीडल्स इत्यादि चीज़ें रखने से पहले ऑटोक्लेव किया गया तौलिया ट्रॉली के ऊपर बिछाना चाहिए।
ब्लॉक एरिया में इस्तेमाल होने वाले कॉटन और लिनन इत्यादि चीजें पहले से जीवाणु रहित की हुई होनी चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले इंडिकेटर पट्टियों की जांच कर लेनी चाहिए। ब्लॉक लगाते वक्त कंजंक्टिवस सैक के अंदर 5% पोविडॉन आयोडीन आई ड्रॉप्स डालना चाहिए। ब्लॉक देने से पहले हाइजीनिक हैंड वॉश करके क्लोरहेक्सिडिन या अन्य समकक्ष सॉल्यूशन हाथों के ऊपर लगाना चाहिए। ब्लॉक लगाने से पहले आंखों की बाहरी सीमा पर 10% पोविडॉन आयोडीन लगाना चाहिए। यह द्रावण आंख के बाहर के कोने से नाक की ओर और आंख के नजदीकी भाग से दूर भाग की ओर अर्धगोलाकार स्ट्रोक से लगाएं। आईब्रोज और आईलैशेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्क्रबिंग हेतु डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल श्रेष्ठ समझा जाता है। वैकल्पिक रूप से शुद्ध किया गया, उबाला हुआ या नल के क्लोरीन मिश्रित पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ धोने से पहले अंगूठी आदि आभूषण और घड़ी उतारना अति आवश्यक है। पहला कदम 3 मिनट का है। साबुन का इस्तेमाल करके करीब 1 मिनट तक कोहनी से 3 सेंटीमीटर ऊपर तक झाग बनाते रहना चाहिए। इसके पश्चात झाग को पानी से धोकर निकाल देना चाहिए। पानी का बहाव हमेशा उंगलियों के अग्रभाग से लेकर कोहनी की ओर रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को इसी तरह 3 बार दोहराइए। दूसरा कदम 4 मिनट का है। इसमें पोविडॉन आयोडीन अथवा क्लोरहेक्सिडिन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाते हुए दाहिनी हथेली से बाईं हथेली के पिछले भाग को और बाईं हथेली से दाहिनी हथेली के पिछले भाग को घिसते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में गूंथते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके उनके पिछले भाग को हथेलियों में मसलते हुए अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली में घुमा के मसलते हुए दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठे के अग्रभाग को दूसरे हाथ की हथेली में घुमाते हुए रगड़ें। इस तरह हाथों को घिसने के बाद उसे बहते हुए पानी के नीचे ठीक तरह से धोकर साफ करें। इस प्रक्रिया को इसी तरह 2 बार दोहराएं। याद रहे, हाथों की सफाई की समग्र प्रक्रिया के दौरान हाथों को कोहनी से ऊपर की ओर ही रखें। हाथ धोने की इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद हाथों को कोहनी से ऊपर की ओर बाकी शरीर से दूर रखें। हाथ से शुरू करके कलाई और बाद में कलाई से कोहनी की ओर स्टराइल तौलिए से सुखाएं। स्वच्छ किए हुए विस्तार को दूषित होने से रोकने हेतु हाथ को आगे पीछे न घुमाएं। हाथ घिसते वक्त पानी न छिड़कें, छींटे न उड़ाएं। हाथ को कोहनी तक न सुखाएं। गाउन और ग्लोव्स पहनने की पद्धति। गाउन पहनने की पद्धति। ट्रॉली से दूर शरीर से अंतर बनाए रखते हुए गाउन को गर्दन वाले मोड़ से पकड़कर उठाएं और जब तक बांह दिखाई न दे तब तक मोड़ को खोलिए। दोनों हाथों को एक साथ दोनों बाहों में डालकर खिसकाएं। मदद में रहने वाले नर्स या अन्य सहयोगी अपने हाथ कंधों के भाग से गाउन के भीतर डाल के गाउन के सभी मोड़ खोल दें और पृष्ठ भाग की सभी पट्टियां बांध दें। याद रहे, हाथ को कमर से नीचे या कंधों के नजदीक न रखें। एक बार गाउन पहनने के बाद गाउन के बगल वाले भाग को या पिछले भाग को न छुएं। ग्लोव्स पहनने की 2 पद्धतियां हैं, ओपन मेथड और क्लोज्ड मेथड। ओपन मेथड, क्लोरहेक्सिडिन या अन्य समकक्ष द्रावण खुले हाथों पर लगाएं। एक हाथ से पहले ग्लोव को ग्लोव की कलाई वाले भाग से पकड़कर उठाएं और दूसरा हाथ ग्लोव के अंदर सरकाएं।
ग्लोव पहना हुआ हाथ दूसरे ग्लोव के कलाई वाले बाहरी भाग के नीचे सरकाएं और दूसरा ग्लोव उठाएं और ग्लोव नहीं पहने हुए हाथ को ग्लोव के अंदर सरकाते हुए ग्लोव की पकड़ को ढीली छोड़ें। दूसरे हाथ के ग्लोव की कलाई वाले भाग को गाउन की बांह की कलाई के पास दी हुई सिलाई वाले भाग के ऊपर तक खींच लें। क्लोज्ड मेथड। हाथों को गाउन की बांह की कलाई के पास दी हुई सिलाई वाले भाग के बाहर न निकालें। बाएं हाथ के ग्लोव के कफ को गाउन के दाहिने हाथ के बांह की कलाई के पास दी हुई सिलाई वाले भाग के ऊपर से पकड़ें। बाएं हाथ को ग्लोव के अंदर सरकाइए और दाहिने हाथ से ग्लोव को बाएं हाथ के ऊपर खींच लें। ग्लोव के कफ को गाउन की बांह के ऊपर खींचकर हाथ को सिलाई वाले भाग से ग्लोव के अंदर सरकाया जाता है। दूसरे हाथ में ग्लोव पहनने में सिर्फ एक ही फर्क है। इस बार दाहिने हाथ के ग्लोव को पहले से ही ग्लोव पहने हुए हाथ से पकड़ा जाता है। दोनों ग्लोव्स पहनने के बाद उनके ऊपर लगे हुए पाउडर को रिंगर लैक्टेट में भिगोई हुई कॉटन से साफ किया जाता है, अन्यथा यूवेआइटिस हो सकता है। क्लोरहेक्सिडिन या अन्य समकक्ष द्रावण लेकर ग्लोव्स पहने हुए हाथों के ऊपर लगाएं और ग्लोव्स के ऊपर एक आवरण बनाएं जिससे जीवाणु रहितता की स्थिति और भी मजबूत बनी रहे। ऑपरेशन शुरू करने से पहले उसे सूखने दें। गाउन उतारने की प्रक्रिया। मदद में रहने वाले नर्स या अन्य सहयोगी गाउन के पृष्ठभाग की सभी पट्टियां खोल दें और स्क्रब नर्स सावधानी से ग्लोव्स पहने रखें और पहले गाउन उतारें। गाउन के अंदरूनी भाग को बाहर की ओर पलटाते हुए उतारकर उसे ऐसी चीजों को रखने हेतु बनाए गए ढक्कनदार डिब्बे में रखें। ग्लोव्स उतारने की प्रक्रिया। हाथों को ग्लोव्स के बाहरी स्तर से दूषित होने से बचाने हेतु एक हाथ में पहने हुए ग्लोव की उंगलियों का उपयोग करके दूसरे हाथ में पहने हुए ग्लोव की कलाई के बाहरी भाग को पकड़कर इस ग्लोव के अंदरूनी भाग को बाहर की ओर पलटाते हुए खींचकर उतार लें। खुले हाथ को दूषित होने से बचाने हेतु अन्य हाथ के ग्लोव की कलाई वाले भाग को अंदर की ओर से पकड़कर उसे हाथ से बाहर की दिशा में खींच लिया जाता है। ग्लोव्स को ऐसी चीजों को रखने हेतु बनाए गए ढक्कनदार डिब्बे में रखें। ट्रॉली तैयार करना। स्पिरिट से एक ही दिशा में घिसते हुए ट्रॉली की सफाई करनी चाहिए। सबसे पहले एक स्टराइल तौलिया ट्रॉली के ऊपर बिछाएं और बाद में प्लास्टिक शीट तौलिए के ऊपर बिछाएं। तेज धार वाले साधनों के लिए मोड़ कर दिए हुए अलग तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे साधनों को उनकी नोक ऊपर की ओर रहे इस तरह तौलिए के ऊपर रखना चाहिए। इस्तेमाल किए गए साधनों को स्टराइल साधनों से अलग रखना चाहिए। टेबल के ऊपर जिस आंख का ऑपरेशन करना है उस आंख के आसपास के विस्तार को 10% पोविडॉन आयोडीन में भिगोए हुए कॉटन से पेंट कीजिए और 2 मिनट तक वैसे ही रखिए। आईब्रोज और आई लैशेस को ढकने हेतु हमें प्लास्टिक ड्रेप का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक छिद्रालु नहीं होने से जीवाणु इसे पार नहीं कर सकते हैं। 5% पोविडॉन आयोडीन की बूंदें आंख में डालनी चाहिए और उसे धोने से पहले 2 मिनट तक वैसे ही रखिए। ऑपरेशन कक्ष के अंदर जरूरी शिष्टाचार। ऑपरेशन का निरीक्षण करते समय निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को
निरीक्षण करते समय हाथ पीछे की ओर रखने चाहिए। स्टराइल विस्तार से कम 1 फुट की दूरी बनाए रखना आवश्यक है। निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को सर्जन के पीछे नहीं खड़े रहना चाहिए। स्टराइल विस्तार में कहीं भी स्पर्श नहीं करना चाहिए या बीच में से गुजरना नहीं चाहिए और ऐसी जगह के ऊपर झुकना नहीं चाहिए। सर्कुलेटिंग स्टाफ के लिए पैकेट को खोलने से पहले हमेशा एक्सपायरी डेट और छेद, सुराख इत्यादि की छानबीन करनी चाहिए। स्टराइल पैकेट को हमेशा अपने आप से दूर रखकर खोलें और पैकेट खोलते समय अपनी उंगलियों को पैकेट की लपेट के बाहरी तल के ऊपर रखें। पोविडॉन आयोडीन, नेत्रमणि इत्यादि चीजें देते समय स्टराइल विस्तार से कम 6 इंच की ऊंचाई बनाए रखें। स्क्रब स्टाफ के लिए 2 स्क्रब व्यक्ति स्थान बदलते वक्त अपनी पीठ एक दूसरे के सामने रहे, इस बात का ध्यान रखें। ग्लोव्स पहने हुए हाथ को कमर से ऊपर और गर्दन से नीचे ही रखें। अगर हाथ कुछ काम नहीं कर रहा है तो दोनों हाथों को जोड़कर अपने सामने रखें या तो स्टराइल ट्रॉली के ऊपर रखें। जब कभी खांसी या छींक रोकी नहीं जाती है तो स्टराइल विस्तार से एक कदम पीछे हटकर अपना मुंह, सर पीछे की ओर मोड़ कर करनी चाहिए। 2 ऑपरेशन के बीच आरएल, विस्कोइलास्टिक्स, SICS ब्लेड जैसी चीजों का इस्तेमाल अन्य मरीज के लिए नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन करने हेतु SICS ब्लेड सहित आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करना चाहिए। हर एक ऑपरेशन के बाद ग्लोव्स बदल देने चाहिए। आदर्श रूप से हर एक ऑपरेशन के बाद 3 मिनट तक स्क्रब करना चाहिए। हर एक बार ट्रॉली के ऊपर रखी हुई सभी चीजें हटाकर ट्रॉली को नए से बनाना चाहिए। हर एक बार ऑटोक्लेव किए हुए इंस्ट्रूमेंट सेट का ही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए फ्लैश ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स और साधनों की सफाई। इंस्ट्रूमेंट्स को उपयोग के तुरंत बाद हो सके उतनी जल्दी साफ करना चाहिए। इसके लिए अल्ट्रासोनिक क्लीनर का उपयोग किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक क्लीनर का उपयोग करने से कैन्युला और अन्य साधनों के अंदरूनी ऐसे तल, कोने तक की सफाई की जा सकती है जिसकी गहराई तक पहुंचकर उनकी पूर्ण सफाई करना अन्यथा आसान नहीं होता है। सफाई की इस प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने हेतु एंजाइम द्रावण मिलाया जाता है। 30 मिनट तक की एक साइकिल को आदर्श माना जाता है। चार कटोरों का उपयोग करके सफाई करने वाली प्रणाली का पालन करना चाहिए। इस प्रक्रिया के तहत डिसइंफेक्टेंट मिश्रित डिस्टिल्ड वाटर भरे हुए पहले कटोरे में साधनों को नरम ब्रश का इस्तेमाल करके घिसना चाहिए और उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर भरे हुए बाकी 3 कटोरों में साधनों को खंगालते हुए धोना चाहिए। अल्ट्रासोनिक क्लीनर का उपयोग करने के बावजूद भी इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कैन्युला जैसे साधन को पैक करने से पहले डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करके पहले 3 बार पानी के बहाव से और बाद में 3 बार हवा से साफ करना चाहिए। फेकोप्रोब और ट्यूबिंग की सफाई जमा टिश्यूओं को और पानी की छोटी बूंदों को साफ करने हेतु फेको मशीन को क्लीनिंग मोड पर रखकर की जाती है। इरिगेशन
और एस्पिरेशन हैंड पीस को 10 सीसी डिस्टिल्ड वाटर बहा के 3 बार साफ करना चाहिए। पानी की छोटी बूंदों को साफ करने हेतु यही प्रक्रिया हवा का उपयोग करके 3 बार दोहराइए। साधनों को स्टरिलाइज करने हेतु पैक करना और लोड करना। इसके पश्चात साधनों को स्वच्छ तौलिए से सुखाया जाता है। उनकी नोक के ऊपर प्लास्टिक कैप लगाई जाती है। बाद में अलग सेट में उन्हें रखा जाता है। बाद में उन्हें स्टेनलेस स्टील की बनी हुई छोटे छोटे छेद वाली अलग ट्रे में बंद करके इंडिकेटर के साथ बड़े ड्रम में रखा जाता है। ड्रम के अंदर 3 इंडिकेटर पट्टियां, एक पट्टी सबसे नीचे, एक बीच में और एक सबसे ऊपर रखनी चाहिए। एक पट्टी ड्रम के बाहरी तल के ऊपर भी लगानी चाहिए। ऐसे पैकिंग में भाप ठीक से दाखिल हो सके, इस वजह से उन्हें दबाकर भरना उचित नहीं है।